नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। बहुप्रेक्षित मोस्ट अवेटेड हम सबका अति प्रिय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आज खुल गया है और इस स्वर्णिम अवसर पे मैं आप सबके साथ फेस टू फेस मुखातिब होने का आज मैंने निर्णय लिया कि चलिए कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब था और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मैनी पीपल हु ट्रैवल टू उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी से जो ताल्लुक़ रखते हैं। और आप देख सकते हैं काशी गांव पे जो 19 लेन का टोल प्लाज़ा है उसके थ्रू निर्बाधित यातायात आज होता हुआ। आज 1 अप्रैल है और सोचा कि आके इसको कवर किया जाए, इसको देखा जाए कि कहीं मतलब बहुत समय से इसके बारे में, ये हमेशा से लाइमलाइट में रहा है, इसके बारे में हम सुनते रहे, तो कहीं अप्रैल फूल तो इस बार हमारा नहीं बन रहा है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेस भी इस पे से गुज़रने लगी हैं। किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि क्या इस पे से UPSRTC की बसेस भी संचालित होंगी, तो ये भी एक अभी वीडियो के दौरान हमें देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं बहुत ही विहंगम दृश्य है इस एक्सप्रेसवे का इस समय, और क्षेत्रवासियों की खुशी मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रैवल करते हैं दिल्ली से मेरठ या मेरठ से नोएडा, गाज़ियाबाद, इस एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले अन्य शहरों को, तो ये देखिए बहुत ही विहंगम दृश्य है और पूरी तरह से यातायात के लिए खोला जा चुका है। देश को समर्पित देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में हमने बहुत बात करी, बहुत सारी चीज़ें इस एक्सप्रेसवे पे पहली बार हो रही हैं। अगर बात की जाए तो टोल प्लाज़ा पे वज़न नापने का जो मैकेनिज़्म इस पे लगाया गया है व्हीकल्स का, ताकि ओवरलोडेड व्हीकल्स पता चल पाएँ और उसी हिसाब से उन पे एक्शन लिया जा सके या ज़्यादा टोल वसूला जा सके। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं एरे ऑफ सोलर पैनल्स, और बहुत बड़ी मात्रा में सोलर पैनल्स इस पे लगाए गए हैं, जो कि इसकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा ट्रीज़ ट्रांसप्लांटेशन, पेड़ों को जड़ सहित जो इसके रास्ते में आए कटान के दौरान उनको जड़ समेत उठा करके इसके दोनों तरफ लगाया गया है। कुछ पेड़ जीवित रह पाए और कुछ नहीं, पर अब NHAI ने इस प्रक्रिया को भी इवॉल्व कर लिया है और लगभग 80% पेड़ ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जीवित रह पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और एक इनोवेटिव अप्रोच भी NHAI के द्वारा, जिससे NGT और दूसरे पर्यावरण एक्टिविस्ट को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी इसके बारे में अगर बात करें तो पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पे मात्र 32 किलोमीटर की लेंथ में 40,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। 40,000 पेड़ इस 32 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि फ़ेज़ 4 पे इस समय हम हैं। हम इस दिशा में हमारे मेरठ है और इस दिशा में ये टोल प्लाज़ा पार करने के कुछ किलोमीटर बाद हमारा टासना, जहाँ से गाज़ियाबाद में एंट्री होती है। तो 40,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा 72 कैमरा होंगे फ़ेज़ 4 पे अलोन, जो कि स्पीड को हर जगह चेक करते रहेंगे और स्क्रीन्स, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे आपको अपनी स्पीड देखने को भी मिलेगी। चालान भी उसके बेसिस पे किए जा सकेंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा इस पे स्पीड रखी गई है, पर जितनी स्मूथ ये रोड है, क्योंकि कंक्रीट रोड सिर्फ आपको यहाँ पे हमारा टोल प्लाज़ा पे देखने को मिल रही है, उसके अलावा पूरी ये डामर की रोड है, तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है ड्राइव का इस पे।
और इसके अलावा बात करें तो मेरे को लगता है 100 किलोमीटर थोड़ी कम रखी है NHAI ने, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड है और वो कंक्रीट रोड है, मतलब इस पे आराम से हम 120 रख सकते थे, पर शायद क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस पे होने की संभावना है आने वाले कुछ समय में, तो उसको देखते हुए शायद इस पे 100 की स्पीड लिमिट रखी गई है। तो बहुत सारी बातें मैंने इसके बारे में आपको बताई और सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का भी, जिन्होंने मैंने इस एक्सप्रेसवे से अपने YouTube चैनल की शुरुआत करी ठीक लॉकडाउन के बाद, और आप सबका स्नेह और इतना प्यार मिला कि मात्र कुछ दिनों में मेरा चैनल मोनेटाइज तक हो पाया। तो उससे समझ में आता है कि इस एक्सप्रेसवे से कितनों के दिल जुड़े हुए हैं। ये मेरठ से दिल्ली को ही नहीं बल्कि दोनों शहरों के निवासियों के दिलों को भी जोड़ने का काम करेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। अब इसी एक्सप्रेसवे के साथ साथ हमारे यूपी में जो ऑलरेडी एक्सप्रेसवे की लेंथ की अगर बात करें तो शीर्ष स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं और वो शीर्ष पर रहता हुआ एक और एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को मिलता हुआ दिल्ली से मेरठ तक के बीच में देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है और 14 लेन का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में। तो NHAI ने इसको बनाया है, नेशनल एक्सप्रेसवे संख्या 3 के नाम से ये जाना जाएगा। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि टोल प्लाज़ा बन के तैयार हो चुका है, पर टोल इस पे नहीं कट रहा है क्योंकि जो एजेंसीज़ का निर्धारण अभी नहीं हुआ है जो टोल की वसूली करेंगी। इसी के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जो इंटरचेंज है इसका कुशलिया गांव में, वो भी अभी खोला नहीं गया है, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसमें ये टैप होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से एंट्री आपने ली है। तो अभी क्योंकि टोल संचालित नहीं हो पाए हैं तो एंट्री अगर दर्ज नहीं होगी तो एग्ज़िट का भी टोल कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे अभी बैरीगेड्स लगे रहेंगे आने वाले कुछ समय तक, जब तक टोल संचालित नहीं हो पाता है। पर इसके अलावा आप मेरठ से चढ़ के डासना तक निर्बाधित रूप से इस एक्सप्रेसवे का आनंद ले सकेंगे। तो ये तो थी कुछ एक्सप्रेसवे से रिलेटेड बातें। अब कुछ हम बात करेंगे अपने जिसे कहते हैं मन की बात, क्योंकि हमने काफ़ी बातें आपसे बहुत सारी वीडियो के माध्यम से शेयर करी इस एक्सप्रेसवे की मैट्रिक्स के बारे में, और भी जो इसके डेटा बोलता है या इस एक्सप्रेसवे में जो टेक्निकलिटीज़, जो अड़चन हमें देखने को मिली उसके बारे में। तो पर मैं इससे पहले आपको सेंटर व्यू दिखाना चाहूँगा एक्सप्रेसवे का या टोल प्लाज़ा का। तो ये देखिए आप, 19 लेन का ये टोल प्लाज़ा, लिखा है काशी फीड प्लाज़ा वेलकम्स यू। तो नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नॉट जस्ट रोड, बिल्डिंग द नेशन। तो ये एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात करूं तो सन 2005 से इसकी बात होनी शुरू हुई और सन 2005 में ये बुक्स में आया और लगभग 2008 मैं हार्डली उस टाइम पे 10वीं कक्षा का छात्र था और तब से मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया। नया कंप्यूटर लिया था उस समय, तो इस एक्सप्रेसवे का मात्र एक विकिपीडिया पेज था और उसको देख के, उसको निहार के हम सोचते थे कि किसी दिन ये वाला सपना जो आज पूरा हुआ है ये एक दिन पूरा होगा। पर 2008 से तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। 2005 में ये
गवर्नमेंट की बुक्स में आया, डेटा के आधार पे आया, क्योंकि NH-58 जो मेरठ से दिल्ली को करंटली जोड़ता था अब तक, वो देश का बिज़ीएस्ट हाईवे हो चुका था। तो 2009 में UPA 2 के दौरान ये PMO के टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नंबर 2 पे आया। तो लगभग 2008 से ही इसको फॉलो करते हुए हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, 1 अप्रैल। और थैंक्स टू NHAI की इस दिन पे ये वाला दिन मतलब इस पे अचीव हो पाया है ये एटलीस्ट, क्योंकि 1 अप्रैल से काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि यार कहीं तो खैर तो लगभग पूरे 2009 के बाद भी हम देखते रहें तो ये समय इसी तरह से निकलता रहा। किसानों के साथ भी बहुत अच्छा वार्तालाप नहीं रहा पूर्व सरकारों का, और सिर्फ एक्सक्यूज़ हमें देखने को मिले। कई बार बजट कम है, इस तरह की बातें, या किसानों से ज़मीन अधिग्रहण के मामले में जो दिक्कतें आई सामने उसके बारे में। तो पर देर आए दुरुस्त आए, 2015 से मिशन मोड पे इस कार्य को लिया गया। 31 दिसंबर 2015 को इसका शिलान्यास नोएडा में किया गया, और क्योंकि 2014 तक इसकी DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ढंग से उपलब्ध नहीं थी, तो फिर ये सारी चीज़ें बनाई गई। और 2015 के अंत में इसका जब शिलान्यास हुआ, 2016 में जब इसका काम शुरू करने की बात आई, तो NGT ने जो यमुना पे 14 लेन का एक तरीके से पुल बनाया जा रहा था, जिसमें ऑलरेडी लगभग 6-8 लेन का पुल अवेलेबल था, और उसको उसके समकक्ष 2 पुल और बनाने थे जो कि 14 लेन का जिससे संभव हो पाता। तो NGT ने काम को अटकाया। मानने वाली बात यह है कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि PMO की टॉप प्रायोरिटी में था, वन ऑफ द टॉप बात की जाए तो PMO डायरेक्टली इसको मॉनिटर करता रहा पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान। और देखने को मिला क्योंकि हिंदी अखबारों ने मेरठ और इस क्षेत्र के हिंदी अखबारों ने इसे काफ़ी अच्छे से कवर किया। दैनिक जागरण, अमर उजाला, लगभग सभी अखबारों ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। तो उनके माध्यम से एक और मैं आपको बात बताना चाहूँ कि जब NGT ने इसको अटका रखा था और काम शुरू नहीं हो पा रहा था फ़ेज़ 1 का, जो 14 लेन का है, दिल्ली से UP गेट तक, सराय काले खां से टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो उसमें जो टिप्पणी आई PMO की तरफ से वो ये थी कि NHAI को कि अगर तैयारियां पूरी ना हुआ करें तो फ़ीता मत कटवाया करो। तो मात्र 1 हफ्ते में मशीनरी हरकत में आई उसके बाद, और NGT का अप्रूवल एक्सप्रेसवे को मिला। ऐसी तमाम अड़चनों के बावजूद सन 2015 में जब 31 दिसंबर को इसका शिलान्यास हुआ 2015 में नोएडा में, मोदी जी उस उपलक्ष्य पे मौजूद थे। तो तब इसकी डेडलाइन रखी गई फ़ेज़ 4 तक, जो कि अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, 31 दिसंबर 2020। तो मैं कहूँगा कोरोना भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा, और कोरोना के लॉकडाउन के मंथ्स को ही अगर हम अकाउंट में लें तो 3 मंथ ये डिले से कंप्लीट हुआ है। और अगर लॉकडाउन वाले पीरियड को जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से उतने ही समय में हुआ है जितने में NHAI ने एस्टिमेट किया। ये बहुत बड़ी बात है। NHAI ने लॉकडाउन के बाद अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लगभग 54 किलोमीटर पर दिन के हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन के बाद सड़कों का निर्माण हुआ है मार्च तक, 54 किलोमीटर प्रतिदिन। बहुत बड़ी बात है। इस तरह से देश में अगर निर्माण होने लगे और अपनी टाइमलाइन से ना चूके हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आने वाले कुछ ही समय में हम जिस तरह से एनर्जी सरप्लस की ओर अग्रसर है, तो शायद
रोड्स के मामलों में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा होता रहेगा। क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्षेत्र के लोग बहुत ही मतलब मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा धैर्य अगर किसी क्षेत्र के लोगों में मैंने देखा तो यहाँ के कि उनके लिए नेशनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बजाय इसके कि क्षेत्र में क्या आएगा और क्या नहीं। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जिस धैर्य की उन्होंने परिचय दिया है इस एक्सप्रेसवे को लेके, सन 2005 की योजना सन 2020 में कंप्लीट होती हुई, और मतलब तालियां हैं बिल्कुल करंट गवर्नमेंट को, जिसने ये जो स्वप्न हमको दिखाया गया था उसको कंप्लीट किया और टाइमलाइंस के अंदर किया। पर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कौतूहल कभी लेकर के से नहीं हुआ क्षेत्र में। ऐसी बहुत सारी अन्य योजना भी बहुत लंबे समय से लंबित है, और पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी उस पे क्षेत्र में कुछ खास चर्चा होते नहीं दिखती। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्या, खैर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पर क्षेत्रवासियों के लिए मैं कहूँ तो धारा 370 या नेशनल इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो कभी भी इन चीज़ों को लेके सरकारों पे दबाव क्षेत्र की तरफ से नहीं आया। पर डेटे की अगर बात करें हम, जिस तरह से डेटा हमारा बोलता था कि मेरठ से लेके दिल्ली आज के समय में सन 2008 में ही एक तरीके से बिज़ीएस्ट रूट हो चुका था, जिस पे पर लेन पर मिनट 58 व्हीकल पास होती थी सन 2008 में। तो आने वाले वक्त में NH-58 की क्या हालत होने वाली थी, क्या दशा होने वाली थी। तो हमें लगता था कि योजनाएं बनती ही रहती हैं, पर इनसे बहुत ज़्यादा आशा लगाना उचित नहीं है। परंतु जिस तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम लॉकडाउन के बाद हुआ, वो एक अपने आप में बहुत ही, उसे कवर करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात रही। और आप सभी सब्सक्राइबर्स का इतना मतलब मैं शुक्रगुज़ार होना, आभार प्रकट करना, उसके लिए बहुत ही छोटे वर्ड्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर बात की जाए तो मतलब मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी का, जिन्होंने मेरी सभी वीडियोस देखी और एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करी। इसके अलावा उन सभी चैनल्स का जिन्होंने एक्सप्रेसवे की अपडेट्स देते रहे। कुछ चैनल्स मेरे कवर करने के बाद शुरू हुए, कुछ पहले से निरंतर इस पे प्रयासरत थे। पर एक काफ़ी अच्छा माहौल बना पिछले कुछ महीनों में इस एक्सप्रेसवे के बारे में, जागरूकता बढ़ी कि कब ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो आज वो दिन है। और एपको कंस्ट्रक्शन, उससे पहले वेल्सन जो फ़ेज़ 1 जिसने कंस्ट्रक्ट किया, फ़ेज़ 4 के लिए GR इंफ्रास्ट्रक्चर, NHAI नो डाउट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी। और ख़ास तौर पे मतलब वैसे तो मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा आपने देखा होगा मैं भारत सरकार और NHAI इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करता हूँ, इसको धन्यवाद देते हुए। पर क्योंकि मैंने जब ये तो देखने वाली बात है कि जब सरकार में हमने चेंज आते हुए देखा तो तभी इसकी स्पीड में भी हमें अंतर देखने को मिला। तो इस वीडियो में मैं इन सभी एजेंसीज़ के अलावा इन सब का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एपको कंस्ट्रक्शंस, GR इंफ्रा, वेल्सन, NHAI, श्री नितिन गडकरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और ख़ास तौर पे मोदी गवर्नमेंट का भी, जिसने इस एक्सप्रेसवे को एक तरीके से इसका बीड़ा उठाया और दशकों से लंबित इस एक्सप्रेसवे को अंजाम तक पहुंचाया। सो हैव अ ग्लांस एक बार फिर इस एक्सप्रेसवे का, और
लगभग ये मेरी वन ऑफ द लास्ट वीडियो है इस एक्सप्रेसवे पे, और ये मेरे लिए बहुत इमोशनल क्षण भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, एक 10वीं क्लास का बालक इस एक्सप्रेसवे को तब से फॉलो मुझे करने का अवसर मिला, और लगातार हमने कॉलेजेस में भी, मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं साहिल कुमार सिंह, उनके साथ बैठ के घंटों तक इस एक्सप्रेसवे की, रैपिड रेल की और क्षेत्र की अन्य योजनाओं की बात होती रहती थी, और अभी भी होती रहती है। वो मेरे को अपने इनपुट्स बताते रहते हैं। तो फाइनली आज जा कर के ये एक्सप्रेसवे सभी देशवासियों को समर्पित, और देखना ये होगा सभी क्षेत्रवासी और मेरठवासी इस अपॉर्चुनिटी का आने वाले समय में किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब एक तरीके से उत्तर प्रदेश ने ठाना है कि हम इकोनॉमी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से हम नंबर 1 हैं देश में, और कोई आसपास दिखता भी नहीं है, पर इकोनॉमी के लिहाज से भी हम नंबर 1 बने, और बहुत ही हेल्दी कंपटीशन के साथ महाराष्ट्र से हम होड़ करने का हमने निर्णय लिया है। इसी के चलते मेरठ डिवीज़न को, जिसके अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और नोएडा, इसको कहीं ना कहीं मुंबई, या मतलब मुंबई का जो क्षेत्र है उससे कंपटीशन करना पड़ेगा, उसको बड़ा भाई मानते हुए, और उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ताकि इस दशक में हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट को, जिसे कुछ समय पहले तक बीमारू राज्य के नाम से भी जाना जाता था, उसको नंबर 1 इकोनॉमी बनाएं, और सभी क्षेत्रवासियों को इसका प्रण लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अब होती हुई। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी के स्नेह और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये देखिए, हम सब का अति प्रिय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खुल करके तैयार है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट दिस वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।